वैसे तो सभी ज़िले अच्छे हैं, हमारा हिंदुस्तान बहुत अच्छा है। जहाँ आप नौकरी मन से करेंगे वही ज़िला आपके लिए अच्छा है। अगर बात की जाए सबसे आपकी सर्विस में सबसे अच्छे अधिकारी कौन से लगे आपको, जिनका आपको भरपूर सहयोग रहा? देखिए, अधिकारी सभी बहुत अच्छे होते हैं और सभी अधिकारी बढ़िया रहे, लेकिन लास्ट टाइम में जो हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह आईपीएस वर्तमान में हमारे कप्तान हैं, इनका व्यवहार बहुत सर्वोपरि है। इनका जितनी तारीफ़ की जाए, इनका इतना प्यार मिला, इतना अच्छा मिला, इतना बढ़िया ढंग से समझाते हैं, कभी नाराज़ नहीं होते हैं और बड़े अच्छे समझाते हैं। अगर कोई गलती हो जाती तो कहते चलो ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, करो ये काम बड़ो बढ़िया करो, और कभी गुस्सा नहीं होते वो। तो मुझे सबसे अच्छे नौकरी जो अधिकारी मिले, बहुत अच्छे अधिकारी मिले। संजय सिंघल साहब भी हमारे रहे, आशीष गुप्ता साहब भी रहे, श्री सालग्राम वर्मा साहब भी रहे, बहुत सारे अधिकारी रहे, लेकिन जो प्यार दुलार सर का मिला वो कहीं नहीं मिला मुझे। अगर बात की जाए सर, जैसे कि आपने बताया 38 साल से ज़्यादा आपने सर्विस की है, आपकी सर्विस में सर कौन से उतार चढ़ाव आए जिसको आप आज भी भूल नहीं पाए हों? देखिए, मैं 2015 में मैं आरआई था शामली में। उसमें क्या हुआ, सरकार का या कोर्ट का जो भी आदेश रहा हुआ, हम लोग रिवर्ट हो गए। तो जहाँ एक आदमी इंस्पेक्टर रहा हुआ, आरआई रहा हो, अब वो रिवर्ट होके हेड कांस्टेबल पद पर आ गया। वो मेरे लिए बहुत जीवन का सबसे कठिन और सबसे बुरा दौर रहा। उस दौर को मैं कभी भूल नहीं पाता हूँ, क्योंकि उसमें इतना बुरा लगा मुझे कि मैं बताइए, अभी आरआई था और तुरंत हेड कांस्टेबल हो गया। वो सबसे बुरा दौर रहा हमारे लिए। तो उसे भूल नहीं पाएंगे आप? कभी नहीं भूल सकते हैं उसको, जब वो याद आती है। क्योंकि हमारे यहाँ जो लोग सम्मान और जो व्यवहार करते हैं वो एक पद के हिसाब से करते हैं। अगर आप अच्छे पद पर हैं तो आपका अच्छे पद के हिसाब से आपको सम्मान करेंगे, अगर आपका पद डाउन हो गया तो आपके उसी हिसाब से व्यवहार करते हैं। तो मैंने एकदम आरआई था, मैं आरआई पद पर, इतना अच्छा वो था सब कुछ, और फिर रिवर्ट हो गया तो मैं हेड कांस्टेबल पद पर आ गया। तो मुझे बहुत बुरा लगा, एकदम ऐसा महसूस हुआ कि इससे बढ़िया मैं शहीद हो जाता तो मुझे कोई कष्ट नहीं होता, लेकिन रिवर्ट होना बहुत बुरा लगा मुझे। सर जैसे कि आपने बताया, कोई ऐसे सर्विस के समय में आया हो, कोई ऐसी घटना हुई हो जो आपने उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया हो और उसको जो है आपने एकदम उसका निस्तारण किया हो, ऐसा कोई काम आपकी सर्विस में रहा हो? देखिए, मैंने आउट ऑफ स्टेट के कोर्स किए। मैं आर्मी दीमापुर का एक उप सेंटर है दीपू, वहाँ ट्रेनिंग की है मैंने। जंगल वारफेयर कोर्स किया, बीएसएफ में ट्रेनिंग की, चंडीगढ़ पुलिस में मैंने सर्विलांस ट्रेनिंग की, और सीतापुर में बहुत सारी आर्मी ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग में बढ़ चढ़ के हर जगह भाग लिया। मैं अंदर से बहुत खुश रहता था, अंदर से बहुत खुश रहता और मुझे कुछ करने के लिए इच्छा रहती थी। मैं जब महोबा में था तो हमारी कप्तान कहती थी कि इतना तुम क्यों मेहनत करते हो? तो मैंने कहा मैम, मैं पीएससी से आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं ज़्यादा ड्यूटी करना चाहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो कहते अच्छा चलो, बड़ी अच्छी बात है। तो अधिकारियों ने यही कहा तुम बहुत काम करते हैं। हमारे कप्तान साहब जो वर्तमान में हैं, इन्होंने कहा कि उमेश तुम बहुत काम करते हो। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा काम करेंगे, बढ़ चढ़ काम करेंगे तो ऊपर के अधिकारी जो हैं और अधीनस्थ भी आपसे सीखेंगे, और ऊपर के अधिकारी खुश होंगे कि भाई हमारा अधीनस्थ जो अधिकारी है अच्छी मेहनत कर रहा है। तो जैसे कि आपने बताया आपका बहुत ज़्यादा संघर्ष भरा जीवन रहा। अगर बात की जाए सर, जैसे कि परिवार का क्या सपोर्ट रहा? परिवार के लोग चाहते थे आप पुलिस में आए? देखिए, मैं बताया नहीं कि हमारे परिवार में कोई रिश्तेदार में कोई पुलिस में था नहीं, तो परिवार वाले जानते नहीं थे कि मतलब कौन से क्या करेंगे। मैं जब नौकरी में आया तो मुझे अच्छे लोगों से मुलाकात हुई। तो तरक्की के लिए माँ बाप का सहयोग तो रहता ही है, उनका आशीर्वाद रहता है, और साथियों का भी सहयोग रहता है, साथी लोग रहते हैं उनका भी सहयोग रहता है, और हमारी पत्नी का बहुत बड़ा सहयोग रहा माँ बाप के साथ साथ। जितना माँ बाप का सहयोग रहा उतने बराबर पत्नी का भी सहयोग रहा, क्योंकि पत्नी ने बहुत त्याग किए। मैं आउट ऑफ स्टेट कोर्स करने जाता था तो नई नई शादी हुई तो वो अकेली रहती थी, और मैं बाहर ड्यूटियाँ करता था पीएससी में और रहता था, तो उनका बहुत बड़ा वो सहयोग रहा। और माँ बाप का तो सहयोग है ही, माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया तो इतने ऊपर तक पहुँचे हैं, उन्हीं की देन है। सर माफ़ी चाहूँगा, मुझे पूछना नहीं चाहिए, जैसे कि आपकी शादी हो गई थी तब आपकी सर्विस लगी या फिर? नहीं, मेरी ऐसा हुआ, हमारे पिताजी पहलवान थे तो उन्हें सब भाइयों पहलवानी कराई, तो उन्हें शादी जल्दी किसी की नहीं की। उन्होंने कहा हड्डी मोटी हो जाए, थोड़ा मजबूत हो जाओ तब शादी करेंगे। तो मैं 86 में भर्ती हो गया, तो 94 में हमारी शादी हुई। करीब 7 साल नौकरी करने के बाद हमारी शादी हुई। तो पिताजी हमारे यही कहते थे, बेटा वो हेल्थ आपकी अच्छी है, वो कहते थे अच्छा पहनो मत लेकिन अच्छा खाओ, अच्छी हेल्थ रखो। वो हमेशा सिखाते थे कि बढ़िया मेहनत करो बेटा, बॉडी अच्छी है तो आपसे सामने वाला अदब से बात करेगा, और बॉडी आपकी बढ़िया नहीं तो आपसे कोई अदब से बात नहीं करेगा। तो इसलिए शादी हमारी लेट हुई थी, और क्या नाम, नौकरी हमारी पहले लग गई। मैं पढ़ते पढ़ते नौकरी पा गया था। ये इंटर में पढ़ रहा था मैं, 12th में, तभी भर्ती निकली तो उसी में पहली भर्ती हो गया था। तो शादी बात कोई हमारी। अच्छा सर, अगर बात की जाए सर, अब आप 28 फरवरी को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो आगे क्या प्लानिंग है सर, आगे क्या करेंगे आप?
देखिए, मैं पीएसी में रहा तो पीएसी में इतनी जानकारी नहीं होती है। मैं जब जिला पुलिस में आया यहाँ पर, तो मुझे महसूस हुआ कि कौन सा काम कहाँ से किस ऑफिस से होता है और सरकार की क्या-क्या योजनाएँ चल रही हैं। तो मैं सोचता हूँ कि जो लोग अशिक्षित हैं, जिनको ज्ञान कम है, जो गाँव से जुड़े हुए हैं, जो नहीं जान पा रहे हैं, उनको ज्ञान देंगे कि भाई आप इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं, आप सरकार की इन योजनाओं को लाभ उठा सकते हैं, आपका काम इस जगह से होगा। बहुत सारे लोग जो हैं जिनको ज्ञान नहीं है कि कौन सा काम कहाँ से होगा, तो इधर-उधर भटकते रहते हैं। तो मेरा ये प्रथम दृष्टया ये रहेगा, मतलब कि हम पहले समाज की सेवा करेंगे, समाज के लोगों को जागृत करेंगे कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा सर, जैसे कि आपने बताया, जैसे कुछ लोगों की इच्छाएं होती हैं, जैसे सेवानिवृत्त होने के बाद राजनीति में जाएंगे, बिजनेसमैन बनेंगे, धार्मिक कार्यक्रम करेंगे या फिर कहीं तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, तो या आप समाज सेवा करेंगे। समाज सेवा कैसी वाली सर? देखिए, राजनीति में तो नहीं जाऊँगा क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है और बिज़नेस नहीं कर पाऊँगा, बिज़नेस के लिए पैसा चाहिए। समाज सेवा ऐसी है कि बिना पैसे के आप काम कर सकते हैं। आप समाज में जो लोग जागरूक नहीं हैं, उनको जागरूक कर सकते हैं। हेल्थ से लेके वेल्थ तक, आप उनको हेल्थ कैसे बनाई जाती है, बच्चे तैयारी कैसे करते हैं और कैसे आगे बढ़ते हैं, आप कौन सा काम करेंगे तो उसमें आपको फ़ायदा हुआ, ये समाज सेवा करेंगे और कोई सेवा नहीं करेंगे। सर आखिरी सवाल मेरा आपसे होगा, जैसे कि कुछ जो युवा होते हैं, पढ़ने वाले, तैयारी करने वाले छात्र छात्राएं होते हैं, उनकी भी इच्छा होती है वो पुलिस में जाएं और जनता की सेवा करें, लेकिन उन्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता और वे अपने सपने को पूरा नहीं कर पाते। ऐसे लोगों के लिए क्या सजेस्ट होगा सर? देखिए, अगर आपको ज़िंदगी में सबको सुख और दुख दोनों आते हैं। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपके लिए सुख आएगा, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको भविष्य के लिए दुख ही दुख आएगा। तो जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितनी आपने इंटर तक किताबें पढ़ी हैं उनको दोहराइए, आप इंग्लिश अच्छी बोलिए, अच्छी इंग्लिश सीखिए और जो आपकी मैथ के सवाल हैं, मैथ सवालों को रिवीजन करते रहिए, जिससे आपका मैथ बढ़िया हो जाएगा। और जीके जो जनरल नॉलेज है तो उसके बारे में आप जानकारी करें, मैं गारंटी लेता हूँ कि 100% आपको जॉब मिलेगा। बच्चे वही नाकामयाब होते हैं जो पढ़ते नहीं हैं। आप पढ़िए, पढ़ने के लिए आपको एक लक्ष्य रखिए ना कि मुझे आज इतने सब्जेक्ट पढ़ना है, आज इतने सवाल निकालने हैं, इतने जीके याद करने हैं, तो आप कामयाब होगे। और आप वैसे ही अगर पढ़ते चले जा रहे हैं, कुछ उसका अपना खुद परीक्षा नहीं कर ले रहे हैं तो कुछ फ़ायदा नहीं पढ़ने से। आप पढ़िए, उसकी खुद ही परीक्षा लीजिए कि मैंने कितना पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था, मनन कीजिए। जब आप मनन करेंगे तो 100% आपको जॉब मिलेगा, कोई नहीं रोक पाएगा जॉब आपको। तो मैं बच्चों को यही सलाह देना चाहता हूँ कि इंटर पास करने के बाद ही पुलिस में भर्ती होते हैं और पुलिस की नौकरी बहुत अच्छी है। देखिए, इसमें बहुत अच्छा काम करने के लिए जितना आप चाहें उतना काम कर सकते हैं। 24 घंटे की नौकरी है, जिस समाज में आप जाएँ वहाँ आप सेवा कर सकते हैं। तो इसकी नौकरी बहुत अच्छी है, पुलिस की नौकरी बहुत बढ़िया है। देखो, परोपकार तो बहुत कम लोग करते हैं, अपना उपकार ज़्यादा लोग करते हैं। पुलिस में नौकरी के करके आप परोपकार कर सकते हैं, दूसरों का रास्ता दिखा सकते हैं। एक बिना 10 क्लास पढ़ा हुआ सिपाही अगर अंग्रेज़ आ जाए और वो रास्ता पूछे तो उसको संतुष्ट कर देता वो। तो ये पुलिस में रह के बहुत अच्छा जॉब है और इससे आदमी का समाज सेवा भी कर सकता है और अपना भरण पोषण अपनी औलाद के बच्चों के लिए अच्छा रास्ता भी कर सकता है। अगर बात की जाए सर, जैसे कि आपका, मैंने आवास पर जब पहुंचा तो यहाँ आपने फुल बॉडी और अच्छी तरीके से मेंटेन करा है और कई प्रकार के आपके यहाँ, चाहे वो डॉग हो, चाहे वो मुर्गा हो, ये सभी आपके यहाँ पर एनिमल्स हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, मुझे बचपन से बहुत शौक़ है पक्षी पालने का और जानवर पालने का और ये फुलवाड़ी वगैरह लगाने का, क्योंकि इनसे क्या है कि नेचुरलिटी से आप जब जुड़ेंगे तो आपको अंदर की इम्यूनिटी, जो आपकी पावर, जो इम्यूनिटी पावर है वो आपको ज़्यादा मिलेगी। देखिए, जब हमारे यहाँ कोरोना काल आया था तो उसमें वही लोग कम डेथ हुए थे जो ज़मीन से जुड़े हुए थे, जो गांव के लोग थे। तो मुझे इनसे बहुत लगाव है। कबूतर है, मुर्गा मुर्गी है और डॉग है और तीतर हमारे यहाँ पले मैं भैंस भी पालता था, भैंस गाय ये भी पालता था। इनके बीच रहने से क्या होता है कि ऐसा महसूस होता है कि हम नेचुरल के साथ हैं, कुदरत के साथ में है, प्रकृति के साथ में है। और अगर इनसे आप कट हो जाएंगे तो आपके अंदर की इम्यूनिटी पावर जो है ना कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए मुझे इनसे बहुत लगाव है। मैं सुबह उठ के पहला काम यही करता हूँ कि हमारे यहाँ जो पक्षी पले हुए हैं उनको टाइम से भोजन देना, इनको देखना, इनके कोई परेशानी तो नहीं है। उनकी साफ़ सफाई मैं खुद ही करता हूँ। इसलिए करता हूँ कि इनकी जो दुआएँ मिलेंगी ना, जो आशीर्वाद जो मिलेगा वो बहुत ऊपर तक ले जाएगा। और उसी देन है कि मैं देखो कम पढ़ा लिखा आदमी था, मैं 11 पास भर्ती हुआ था और इन्हीं की सबकी दुआएं, समाज की सेवा करना और लोगों को हमने बहुत जागरूक किया, बहुत लोगों को अच्छा रास्ता दिखवाया। उसी की देन है कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो इसलिए मैं इनसे जुड़ा रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे बिलसी सीओ उमेश चंद्र जी को, जिन्होंने अपने जीवन के बारे में विस्तार से जानकारी दी और तैयारी करने वाले युवाओं के लिए भी एक सजेस्ट किया है। तमाम खबरों के लिए बने रहें। धन्यवाद।